नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। द्विवेदी युग को हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे। एलटी ग्रेड, जीआईसी या नेट जेआरएफ आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी होगी। कहने का अर्थ आपको पता है कि मैं रचनाओं को याद कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। बस आप अपना समय मुझे दीजिए, रचनाओं को आप ऐसे ही गाते फिरोगे। अच्छा, तो कुछ बातें आती हैं आपके सामने। इससे पहले द्विवेदी को 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें एक में परिचय दिया था, भारतेंदु के बारे में बताया था। भारतेंदु बहुत अच्छा समझाया है, सबको पता है कि नाम था उनका भारतेंदु। तो बढ़िया गाना वाना सुनाया आपको, जाके वो क्लासें देखें। एलटी ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा, आज जो हमारी क्लास होगी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और अन्य लोगों पर होगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कब हुआ था? 1864 में, मृत्यु 1938 में। ठीक है, मान लेते हैं 1864 में जन्म महावीर प्रसाद का हो गया, मृत्यु कब हो गई? 1938 में हो गई। अब देखते हैं कुछ इनके बारे में। देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली के दौलतपुर गांव में। कहाँ हुआ था? रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द्विवेदी जी ने, याद रखना, गद्य और पद्य। गद्य क्या होता है? जिसे कविता, कहानी, नाटक, निबंध पढ़ते हैं आप, गद्य हो गया। पद्य जो कविता है वो क्या है? पद्य। दोनों के लिए खड़ी बोली में, याद रखना, किसके लिए? खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए द्विवेदी जी ने अथक प्रयास किया। ये भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के जबरदस्त समर्थक थे। आपको पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब सरस्वती पत्रिका निकालते हैं तो उसमें कोई रचनाकार अगर अपनी रचना देता था तो उसको वो खुद पढ़ते थे। अगर उसने, जिसने रचना दी है अपनी, अगर है पे उसने बिंदी नहीं लगाई, ऐसे समझो, अगर है पर अगर उन्होंने बिंदी नहीं लगाई तो बाकायदा सरस्वती पत्रिका में छापते थे और कहते थे ये है फलाना नाम, और इस पे देखो इन्होंने है पे बिंदी नहीं लगाई है। ऐसे बेइज्जत कर देते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इतना कड़े प्रशासन में रखते थे, कड़ा मतलब इनके उस टाइम सरस्वती पत्रिका में रचना छपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और वहीं से निकल के हमारे मैथिली शरण गुप्त आते हैं, जिनकी बहुत सारी रचना सरस्वती पत्रिका में छपी। इसीलिए वो, याद रखना, भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के जबरदस्त समर्थक थे। इम्पोर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 80 मानी जाती है। अनुदित हो या मौलिक हो, दोनों की संख्या कितनी है? 80 के लगभग है। इम्पोर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, देखो उन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये कि कविता का विषय मनोरंजन और उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। ना परिक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और ना सुइकियाओं के गतागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, इंपॉर्टेंट कथन है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं फिर कहता हूँ, आप लोग कथन जो क्लास देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अपना कम से कम इतना स्वार्थ का परिचय ना दें। क्लास देखें तो कम से कम लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट तो ज़रूर किया करें कि हाँ सर क्लास समझ में नहीं आई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, कोई दूसरा तरीका अपनाओ तो मैं बताओ, सब आपको गाना वाना सुना के सिर्फ आऊँगा और गाने सुनाऊँगा और चला जाऊँगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोग अपना इतना स्वार्थ का परिचय ना दें, ये भी सही रहता है। अच्छा, ये देखो कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता बहुत ही, स्वर्गो नरक ठिकाना ना है, स्वर्गो नरक ठिकाना ना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है। बहुत अच्छी कविता है। संपत्ति शास्त्र, इंपॉर्टेंट, देखो संपत्ति शास्त्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपत्ति शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें अभूतपूर्व रूप से भारत के आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण हुआ। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य के क्षेत्र में आए।
जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। याद रखना, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग, याद रखना, ब्रज और अवधि का क्या नाम है, बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि को भी मेल कर देते थे। उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे थे और अवधि आदि का भी मेल कर देते थे। उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उनके द्वारा स्थिर की गई पद्य रचना की प्रणाली पर मराठी साहित्य एवं विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रभाव रहा है। मराठी साहित्य से उनका परिचय था कि जिसके कारण उसका प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कवियों में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्रायः, याद रखना, पद विन्यास भी प्रायः गद्य का सा रहता है। बंग भाषा की सी कोमलकांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती है। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में, याद रखना, परंपरा से विवृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। वर्ड्सवर्थ के गद्य और पद्य की भाषा एक ही है। बहुत, ये तो आपको पाश्चात्य में पढ़ने को मिलता होगा कि वर्ड्सवर्थ के गद्य और पद्य की भाषा कैसी है, एक ही है। कैसे है भाई, एक ही है, होनी चाहिए कि सिद्धांत का प्रभाव भी पड़ा। उनका जोर इस बात पर रहता था कि कविता बोल चाल की भाषा में होनी चाहिए। बोल चाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई, गद्य की जैसी हो गई। साथ ही द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोल चाल को सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इत्वृत्तात्मक यानी मैटर ऑफ फैक्ट्स पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। ठीक है, उनके, याद रखना कि उनकी अधिकतर कविताएं इत्वृत्तात्मक हुई। उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना और वह वक्रता बहुत कम आ पाई जो इस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यद्यपि हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं रची हैं। बहुत सी कविताएं रची हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके कुछ काव्य संग्रह देख लेते हैं। देखो, ये हैं महाप्रसाद द्विवेदी के काव्य संग्रह। इस पर मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ज़्यादा नहीं, आपको अभी सुनाऊंगा मिथिलेश गुप्त के बारे में। काव्य मंजूषा बहुत अच्छी इनकी है। सुमन कब लिखी, 23 में लिखी है। सुमन कब लिखी, 23 में। काव्य मंजूषा सुमन 1923 में। कान्य कुब्ज अबला विलाप किसकी है, महाप्रसाद द्विवेदी की है। तो कि कैसे कानों में देवी के, अभी सुनाऊंगा कि काव्य मंजूषा सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जावली व्रतम। अब इतना याद रखना कि मंजू और सुमन ने क्या किया, कब्जा किया था देवी जी पर। क्रम से याद हो जाएंगे महाप्रसाद द्विवेदी। याद रखना कि मंजू और सुमन ने कब्जा किया था किस पर, देवी और महावीर जी पर। बस यही बात याद रखना, आपको याद हो जाएगी कि मंजू और सुमन ने कब्जा किया था देवी और महावीर पे। महावीर से महाप्रसाद द्विवेदी। मंजू और सुमन ने कब्जा किया था देवी जी पर, देवी और महावीर पर। तो मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्जावला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम। आपसे पूछा जाएगा किसकी रचना, तो कह दो कि मंजू और सुमन ने कब्जा किया था देवी और महावीर पर। बस याद हो गया। ऐसे करते हैं याद, बहुत रचना याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अनुदित काव्य देखते हैं। देखो, विनय शतक अनुवाद जो कि भर्तृहरि की है। किसकी है, भर्तृहरि की है।
किसकी है? भर्तृहरि की है। भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद है किसका? विनय शतक का। किसका? विनय शतक का। क्या है? अनुवाद विनय शतक किसकी है? महाप्रसाद द्विवेदी की। मूल ग्रंथ क्या था? वैराग्य शतक। उनके दोहों का अनुवाद किसके नाम से किया? विनय शतक के नाम से। विहार वाटिका इंपॉर्टेंट है। विहार वाटिका, इसमें जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद किया गया है विहार वाटिका में। किसकी है विहार वाटिका? तो आपको कहना है कि गुरुजी विहार वाटिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचना है। अच्छा, अगर अनुदित है तो ये जयदेव की मानी जाएगी। ठीक। स्नेहमाला इंपॉर्टेंट है। स्नेहमाला ये भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक के दोहों का अनुवाद है। श्रृंगार शतक याद रखना, वैराग्य शतक से विनय वाटिका और श्रृंगार शतक से स्नेहमाला, वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा लहरी आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? गंगा लहरी ये पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। गंगा लहरी जो है पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। इंपॉर्टेंट है। ऋतु तरंगड़ी आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ऋतु तरंगड़ी। आपको कहना है ऋतु तरंगड़ी ये कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। ऋतु तरंगड़ी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इस पे आपको गाना सुनाएंगे। जो रचना, इतनी रचना ने लिखी है, मैं एक गाना सुनाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। देखो, इनका जन्म कब हुआ था? कह दो 1865 में। कह दो ये झूठ है, 1865 में नहीं हुआ था। मैं मानता हूँ 1865 में हुआ था। ठीक। मृत्यु 1947 में। मृत्यु 1947 में। 1865 में जन्म। महाप्रसाद द्विवेदी 1864, हरिओत 1865 में। बहुत अच्छी, क्या बात है। अब देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बहुत पूछाता है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, एक बात। दूसरा, हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। देख लो भाई, महाकाव्य को, प्रिय प्रवास को महाकाव्य किसने माना, किसने नहीं माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। याद रखना, इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है प्रिय प्रवास में। याद रखना, श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि प्रिय प्रवास का पहला नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। क्या नाम था? ब्रजांगना विलाप। क्या नाम था? ब्रजांगना विलाप। क्या नाम था? ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का पहला नाम भाई ब्रजांगना विलाप, ऐसे याद किया जाता है। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो प्रिय प्रवास में प्रकृति और मानवीय भावनाएं एकाकार हो गई हैं। इसमें 17 सर्ग एवं 7 प्रकार के छंद शामिल हैं। 17 सर्ग, 7 प्रकार के छंद। याद रखना, 17 सर्ग हैं और 7 प्रकार के छंद शामिल हैं। उनके नाम याद रखना कौन कौन हैं। देखो, 7 प्रकार के जो छंद हैं, मालिन बैठी मंद के रूप में वंश उनका बढ़ गया। मालिन आई मंद के रूप में वंश वसंत तालिका आई और शार्दुल आया शिखर में। ठीक है, याद रखना, शार्दुल विक्रीत। तो MMV ऐसे बना सकते हो, MMV और V, फिर D और फिर S, फिर S। तो MMV और DSS। मालिन मंदा वंश वसंत तलिका द्रुत विलंबित शार्दुल विकृत और शिखरणी। ये छंद 7 प्रकार के छंद हैं। कितने छंद हैं? 7 प्रकार के छंद हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, रस कलश ब्रज भाषा में लिखित रीत ग्रंथ है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित कैसा ग्रंथ है? रीत ग्रंथ है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित कैसा ग्रंथ है भाई? रीत ग्रंथ है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित कैसा ग्रंथ है? रीत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है भाई? रीत ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका का वर्णन किया गया है। रीत ग्रंथ है, इसमें नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जात प्रेमिका, परिवार प्रेमिका का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैदेही वनवास, याद रखना, वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा, याद रखना, वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है। इनमें 15 सर्ग है, इंपॉर्टेंट है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है वैदेही वनवास में, जो कि इंपॉर्टेंट है। हरियोध की रचना एक देखिए, याद रखना, चुभते चौपते, और एक रचना है चौखे चौपते। चुभते चौपते और चौखे चौपते, चुभते चौपते और चौखे चौपते, ये मुहावरेदार भाषा में लिखी। आपसे पूछा जाएगा ना कि कौन सी रचना उनकी मुहावरेदार भाषा में है, आपको खड़े होकर कहना है कि सर चुभते और चोखे। ठीक है, चुभते और चोखे, चुभते और चोखे। ऐसे नहीं याद होता, ऐसे याद कर लो। अगर आपसे कोई कहे, जैसे कभी होता है ना, कहो कि चोखा बाटी खाओगे, चोखा, तो कहे क्यों क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों मेरे सामने मुहावरे वाली बातें कर रहे हो, याद रखना तुम्हारी बातें मुझे चुभती हैं। तो चोखे चुभते, याद रहा, मुहावरेदार भाषा है। इन्हें गणपति गुप्त ने, याद रखना, गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक काल का सूरदास हरियोध को किसने कहा था, तो आपको तुरंत खड़े होकर जवाब देना है किसको, किसने कहा था। ऐसे उठ के जाना, कह दो कि हरियोध को कहा था। किसको कहा था? हरियोध को कहा था। आपसे पूछा जाए कि हरियोध को भैया, हरियोध को भैया कहना, हरियोध को भैया कि आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा, आपको कहना है गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। कह दो ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। देखो रामचंद्र शुक्ल ने हरियोध के बारे में क्या कहते हैं। हम यही बात है, जितने फेमस राइटर हैं उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल के क्या मत है वो मैं रख देता हूँ, और यही कहता हूँ कि किसी बच्चे को अगर नोट चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर ले। तब तक के लिए 97 21 56 58 और 576, ठीक है, ये नंबर पर। इनकी पुरानी ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं, याद रखना, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द्वितीय उत्थान से पहले ही वे हरियोध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मंझ चुकी थी। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे अगर बात करें तो 9 शिक्षितों, इंपॉर्टेंट है, 9 शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। उक्त काव्य में प्रिय प्रवास श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में, याद रखना, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। इस काव्य की बड़ी भारी विशेषता यह है कि सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिससे अधिक परिमाण रचना कठिन काम है। अब देखो, ये आपसे कथन पूछा जाएगा कि इस काव्य की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है। बस इतना अगर कथन पूछ लिया, इतना कथन। ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? प्रिय प्रवास के बारे में कहा है। किस, बहुत इंपॉर्टेंट, यह रचना किसके लिए कही गई? कथन प्रिय प्रवास का। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का। यह काव्य अधिकतर, याद रखना, भाव व्यंजनात्मक है। क्या है? यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है, और विरह वेदना की अनेक अंतरदशाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। परंपरा पालन किए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिरने के समान है। इसी से, याद रखना, इसी से शायद करील का नाम छूट गया। पूछा जा सकता है किसका नाम छूट गया था पौधों में? करील का नाम। इसकी प्रिय प्रवास यानी प्रिय प्रवास कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त। देखो रामचंद्र शुक्ल ने यही बात माना यहाँ पे कि इसकी यानी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं? यानी यही बात है जो रामचंद्र शुक्ल ने उसको नहीं माना है। प्रबंध महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते हैं। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजु, मजुल, पेशल आदि से चुना हुआ होता है।
फिर कहते हैं कि उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। उन्होंने अपने इस काव्यानी परिप्रवास में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है था किया दिया ऐसे किसी दो एक क्रियाओं के बीच सिमट कर रह जाना पड़ा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन है रामचंद्र शुक्ल के। देखो इनकी रचनाएं बहुत हैं, ठीक है। देखो पर आपको क्या मैं अभी सुनाऊंगा, ये जो लाल कलर में है ये ट्रिक है, समझ लो, अभी सुनाऊंगा, बहुत मस्त तरीके से सुनना। सबसे पहले एक बार थोड़ा पढ़ लें। कबीर कुंडल का जन्म कब हुआ था? कहोगे कबीर कुंडल। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कबीर कुंडल पहनते थे तो तुम क्या कहोगे? नो नो नो, ये गलत बात है। नो 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 नो, आप क्या कहोगे? नो। क्या कहोगे? नो मतलब नौ, और 2 बार 9 बोला मतलब 99। तो याद रखना, आप पूछा जाएगा कबीर कुंडल का समय क्या है? 1899। आपसे पूछा जाएगा क्या कबीर कुंडल पहनते थे, इसका रहस्य तुमको पता है? ऐसे भी आप पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कबीर अगर कुंडल पहनते थे तो इसका रहस्य तुमको पता है? तुम कहोगे नो, मुझे नहीं पता। नो 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 मुझे नहीं पता। तो 9 से 99 याद रखना। 1899 कबीर कुंडल और रसिक रहस्य। 1899 कबीर कुंडल रसिक रहस्य 1899 में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण शतक प्रेम प्रपंच ये कब आया? 1900 में। याद रखना, कृष्ण ने प्रेम में प्रपंच नहीं किया था। और सब कोई कहता है कि कृष्ण ने जो प्रेम किया था उसमें प्रपंच नहीं किया था। लगभग में 1900 गोपियों से बात किया था, उन्होंने प्रेम किया था। सब गोपियाँ प्रेम करते थे, कृष्ण प्रपंची नहीं थे। ऐसे कर लो कि कृष्ण भगवान प्रपंच नहीं करते थे, उनसे 1900 गोपियाँ प्रेम करते थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रेम पुष्पोहार, कहना कि 4। क्या कहना है? प्रेम पुष्पोहार 4। देखो हार, यहाँ देखो शब्द निकल के आया है हार, तो इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द निकल गया? 4। तो 1904 हार 4, हार 4 बन गया प्रेम पुष्पोहार 1904 में। बहुत अच्छी बात है। काव्य उपवन लो, इसमें बन गया उपवन, यहाँ बना क्या? 9। क्या बन गया? देखो देखा जाए, ना, अन्ना से एक ही साउंड कर रहा है क्या? 9। ये देखो, तो काव्य उपवन समय आ जाएगा क्या? 1909 में। कब आ जाएगा? 1909 में। फिर पूछेगा मुकुर, ऋतु मुकुर, 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 मुकुर। अगर हम इसको भी बोल दें मुकुर तो 17 हम ऐसे लिखते हैं, 17। अरे ठीक है, मान लेते हैं 17 ऐसे लिखते हैं। मुकुर में रा, और यहाँ देखो त्रा, रात्रा, रात्रा बन जाएगा रात्रा 17, रात्रा 17, रात्रा 17। ऐसे नहीं बन सकता तो ऐसे बन सकता है। यहाँ का ले लिए रा, और 17 ऐसे लिखते हैं अगर हम, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 17 लिखें, तो यहाँ का ले लिया ता, ये बन गया रात्रा, ठीक है, रत्र, रात्रा, रात्रा 17, रात्रा 17, रात्रा 17। आप लोग कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे? अरे याद कर लो किसी प्रकार से, ठीक है। तो ऋतु मुकुर का समय क्या है? 1917 में है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा पद्य प्रमोद, कहो 20। पद्य प्रमोद 20 में आया। कब आया था? 20, ठीक है। अच्छा एक बात है, आप एक साथ में 20 लोग जा रहे हो कहीं, तो बताइए मोद मतलब होती है खुशी। मोद का अर्थ क्या होता है? खुशी। क्या होता है भैया? खुशी। तो आपको खुशी होगी, एक साथ 20 लोग कहीं जा रहे हो तो आपको मोद प्रमोद होगा। क्या होगा? मोद प्रमोद होगा 1920 में, ठीक, इंपॉर्टेंट। चुभते चौपते, यहाँ देखो बना रहा है 2 बार चा। अब चा से 1 से 20 तक का, 1 से 30 तक, यानी 20 से 30 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें चा आता हो? तो 24, 25, 26, 27, 28 में नहीं आएगा। तो याद रखना, यहाँ चा है तो यहाँ पर भी 24 है। चुभते चौपते क्या बन जाएगा? 1924 में, ठीक। पद्य प्रसून ये कब आया है? पद्य प्रसून, ठीक है, पास से 25, पास से प्रसून, पास से 25, पास से पद्य प्रसून, पद्य प्रसून पास से 25, 1925 में आ गई। उपहार पूछा जाएगा, उपहार, 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 उपहार आपको बताना क्या है? उपहार, तो 1928 में। बोलचाल 28 में, ठीक, इंपॉर्टेंट है। उपहार और बोलचाल 28 में, ठीक। अच्छा, हार या ऐसे समझ लो
कि प्रेम, और अगर प्रेम जब व्यक्ति कोई हारता है, कहने का अर्थ है यानी बोल चाल, और जो हार का मतलब उसको 28 साल की उम्र में पता चल ही जाता है वहाँ तक कि हार क्या होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है उपहार और बोलचाल याद रखना 1928 में। कब आया था? 1928 में, इम्पोर्टेंट है। रस कलश आपसे पूछा जाएगा तो कहना 31 में। रस कलश का समय क्या है? 31 में। ठीक है, एक तो मुझे रस है, एक रस याद रखना। चोखे चौपते कब आ जाएगा? 32 में। चोखे चौपते कब आ जाएगा? 32 में। फिर फूल पत्ते, कल्पलता 1938 में। बहुत रचनाएं हैं। ग्राम गीत कब आई थी? 1938 में। मर्म स्पर्श 1940 में। दिव्य दोहावली आपको याद रखना है 1946 में आई है। कब आई थी? 1946 में। अभी तक जितने सन थे नहीं याद हो गया कोई बात नहीं, पर ये 3 रचनाओं के सन याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रिय प्रवास 1914 में आई थी, और प्रिय प्रवास 14 में आई, सर कितने थे? 17। प्रिय प्रवास 14 में आई, सर कितने हुए? 17। प्रिय प्रवास 14 में आई, सर कितने हुए? 17। प्रिय प्रवास 14 में आई, सर कितने हुए? 17। पारिजात 1940 में आई, सर कितने हुए? 15। पास से पारिजात, पास से 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 15 सर, और 40 में। वैदेही वनवास ये भी 40 में आई, सर कितने हुए थे? 18। ठीक, वैदेही वनवास कब आई? 1940 में, सर कितने हुए? 18। वैदेही वनवास 40 में आई, सर कितने हुए? 18। वैदेही वनवास 40 में आई भैया, और सर कितने हुए? 18, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसको हम गाते हैं मस्त तरीके से। आपको याद क्या करना है? सिर्फ लाल की तरफ देखना है, ऐसे याद करना कि करके प्रेम, प्रेम से सब एक ही में निकल आएगा, प्रेम से इतने निकल आएंगे। ठीक है, कि करके प्रेम उपवन में, एक लाइन में गाना, कि करके प्रेम उपवन में मुकर गए वो मोद से। करके प्रेम उपवन में, आपको लाल की तरफ ध्यान रखना है, ऐसे कि करके प्रेम उपवन में मुकर गए वो मोद से। चुभ गया सुनहार में बोल चाल के रस में। समझ रहे हो? चुभ गया सुनहार में बोल चाल के रस में, और चोखा दिया पत्ते में कल गीत मर्म का सुनाया था। चोखा दिया पत्ते में कल गीत मर्म का सुनाया था। दिया दुहाई प्रिया ने पर वेद हमको सुनाया था। ये सब रचनाएं क्रम से हम रख दिया आपके सामने, सभी रचनाएं। सोचो यहाँ कितनी है? 18, 3, 21 रचनाएं एक ही लाइन में। कि करके प्रेम उपवन में मुकर गए वो मोद से। चुभ गया सुनहार में बोल चाल के रस में, और दिया, कैसे था एक और, हाँ, बोल चाल के रस में, और चोखा दिया पत्ते में कल गीत मर्म का सुनाया था। चोखा दिया पत्ते में कल गीत मर्म का सुनाया था, और दिया दुहाई प्रिया ने पर वेद हमको सुनाया था। तो आई होप, मुझे लगता है सभी को याद हो गई होंगी रचनाएं, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने देखा। देखो, अब बहुत इसको 2 बार पढ़ लेना। मैं कहता हूँ ना, कम पढ़ो मगर रट मारो, कम पढ़ो तैयार कर लो। अगली हम मैथिली सड़कों पे बहुत अच्छा, हे रंग जय भारत किसान पंच हिंदू विकट गुरु झंकार, एक ही गाने में फटाक से याद हो जाएगी सभी की रचनाएं। इसी प्रकार से हर रचनाओं को पढ़ाएंगे, हर रचनाकारों को। और मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग कमेंट जरूर किया करें, कमेंट से बहुत अच्छा रहता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग करो, और कह दो इस किसी को अगर नोट चाहिए तो 97 21 56 58 75 पे संपर्क करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं।